वेलकम टू गेजन सक्सेस पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं +1 अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो इस चैप्टर के अंदर 2 पॉइंट हैं जिसमें एक को हम कहते हैं AS और सेकंड को हम कहते हैं IFRS शॉर्ट में। तो ये जो दोनों हैं इनकी ज़रूरत कब कब, यानी कि ये स्टैंडर्ड 2 टाइप के स्टैंडर्ड कौन कौन सी कंपनीज़ के अंदर अकाउंट को प्रिपेयर करते वक्त इनको फॉलो किया जाता है। तो ये जो होता है AS होता है, इसको हम कहते हैं INDAS अकाउंटिंग। AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये उन कंपनी के द्वारा अकाउंट्स को प्रिपेयर करते वक्त फॉलो किए जाते हैं जो एक ही कंट्री के अंदर, यानी कि हमारी भारत के अंदर ही बिजनेस करने वाली कंट्री जो है, अगर अपने फाइनेंशियल अकाउंट बनाएगी तो वो इस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करेगी। अगर मान लेते हैं कोई ऐसी कंपनी है जो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करती है या फिर कंपनी के अंदर फॉरेन करेंसी लगी हुई है, तो उस कंपनी को अपने फाइनेंशियल अकाउंट तैयार करते वक्त IFRS के अकॉर्डिंग अकाउंट तैयार करने पड़ेंगे। तो इस तरह से जो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस तैयार करती है उन कंपनीज के सामने 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि पहले वो AS के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट तैयार कर ले और इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करके और फिर इसके इक्वल कर दे, यानी कि AS में एडजस्टमेंट करेंगे तो वो IFRS के अकॉर्डिंग हो जाएगा और उस तरीके से डाटा तैयार कर सकती है अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट। सेकंड, उसके पास ये मेथड है कि वो सीधे ही इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, यानी कि IFRS जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग ही अपने फाइनेंशियल अकाउंट तैयार कर सकती है। तो इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अंदर 2 ही पॉइंट है। तो इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर देखते हैं नीड्स फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये छोटा सा चैप्टर है और इसके छोटे छोटे ही पॉइंट है, ज़्यादा बड़े नहीं हैं और बहुत इजी भी है। सेकंड में हम पढ़ेंगे IFRS। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और सेकंड में IFRS करेंगे। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो हमारे नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, देखो इनकी जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले के टाइम था जब बिजनेस करते थे तो केवल जो फाइनेंशियल जो डाटा होते थे उनकी केवल ओनर को ही ज़रूरत होती थी और किसी पार्टीज़ को ज़रूरत नहीं होती। पर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ होगी जिनको बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल जो डाटा है उनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखकर वो उस बिजनेस के साथ आगे डीलिंग करनी है नहीं करनी है इसके बारे में डिसीजन लेते हैं। तो वो पार्टीज़ होती कौन सी है? इन्वेस्टर, मैनेजर, क्रेडिटर और गवर्नमेंट। इन सबको फाइनेंशियल रिपोर्ट चाहिए होती है और ये फाइनेंशियल रिपोर्ट हम कौन से अकाउंट बनाकर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाकर दी जाती है। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग की धारा 129 के अकॉर्डिंग भी ये कहा गया है कि वित्तीय विवरणों को उस संस्था का जो भी बैलेंस शीट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट करनी चाहिए। अब देखो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई बेस होना चाहिए और वो बेस क्या है? हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि कोई ऐसे नॉर्म्स, कोई ऐसी गाइडलाइंस जिनको यूज़ करके अकाउंट बनाएं ताकि जो कंपनी है उनके जो रिजल्ट है वो ट्रू एंड फेयर आए, यानी कि P&L अकाउंट और बैलेंस शीट रिजल्ट ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट करे। और साथ के साथ अगर इन कंपनियों के बीच में तुलना करनी हो, 2 या 2 से ज़्यादा कंपनियों में या अपनी ही कंपनी की पीछे वाले वर्षों में तुलना करनी हो तो भी ये जो है इस कसौटी पर खरी उतरे। तो इसके लिए समानता लाने की ज़रूरत है और वो केवल समानता किससे आएगी? अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे तो उससे आएगी। तो इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो
इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो इसकी एक परिभाषा से इससे क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, यानी कि कुछ एक गाइडलाइंस ऐसे होते हैं जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम गाइडलाइंस ही कह सकते हैं, जो गाइड करते हैं अकाउंट बनाते वक्त। इससे क्या होगा, अकाउंट बनाने के जो है फॉर्म उसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, और सभी कंपनीज अगर एक ही यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग अकाउंट बनाएगी तो सब में समानता आ जाएगी, इनके बीच में आपस में हम तुलना कर सकते हैं। कोहलर ने इसकी परिभाषा दी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, रीति रिवाजों, कानून और पेशेवर संस्था द्वारा लेखाकारों पर लागू की गई आचार संहिता है। लेखाकार मतलब अकाउंटेंट्स पर लागू की गई ये आचार संहिता है, यानी कि अकाउंट बनाने का ये एक कानून कह लो या एक रीति रिवाज ये बन गया है, जो किस पे लागू है, पेशेवर संस्थान यानी कि जो भी फर्म्स है और अकाउंटेंट है उन पर लागू की गई है कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसको पालन करना कंपलसरी है। इसके बाद आता है नेचर ऑफ स्टैंडर्ड्स। नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सबसे पहला आता है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कुछ एक जो हमने पढ़े कि नॉर्म्स उन पे खरे उतरने चाहिए, कसौटियों पे खरे उतरने चाहिए, जैसे तुलना की जा सके, समानता हो, तो इस तरह से। अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये क्या करते हैं, ये निर्धारित करते हैं कि लेन देन जो है और घटनाएं उनका किस प्रकार लेखा किया जाए और इन्हें वित्तीय विवरणों में किस प्रकार से दिखाया जाए। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सहायता से या इसकी गाइडलाइन से हमें ये पता चल जाएगा कि जो भी लेन देन होगी, घटनाएं होगी, उनको किस प्रकार किस अकाउंट में लिखना है और फिर उनको प्रेजेंट किस तरह से करना है। सेकंड नंबर पे आता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, भिन्न भिन्न प्रकार की लेखांकन नीतियों और व्यवहारों को अपनाने से होने वाले प्रभाव दूर हो जाते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड नहीं होते तो हम क्या करते, अलग अलग नीतियां अपनाते, अलग अलग अकाउंट तैयार करने के लिए व्यवहार हम करते। तो अब एक गाइडलाइंस आ गई तो सभी को उसी के अकॉर्डिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो ये जो डिफरेंट नीतियों की वजह से जो प्रभाव पड़ रहे थे, यानी कि किसी कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा किसी का कम दिख रहा था, तो अब वो नहीं होएगा। अब एक ही नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर हम अकाउंट बनाएंगे तो एक दूसरी कंपनी में हम आपस में तुलना कर सकेंगे, क्योंकि कंपेयर इजीली कर पाएंगे और सही तरीके से जज कर पाएंगे कि दोनों ने एक ही तरीके से अकाउंट बनाए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि ए कंपनी है वो बी से बेटर है या नहीं है। थर्ड आता है एक या एक से अधिक लेखांकन समस्याओं को हल करने के लिए उपलब्ध पद्धतियों में से सबसे उपयुक्त होने वाली पद्धति का निर्धारित करते हैं। यानी कि जो लेखा करने की वैसे तो बहुत सारी मेथड्स होते हैं, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर जो मेथड दिया गया है उससे हमारी एक समस्या सोल्व हो जाती है कि किस मेथड को यूज़ करें, किसको नहीं यूज़ करें। तो इस तरह की समस्या का हल हो जाएगा, जो दी गई है प्री डिफाइंड है उसी तरीके से किया जाएगा। इसके बाद है वित्तीय विवरणों के प्रयोग करने वाले जो यूज़र होते हैं उनको ये सूचना प्रदान करते हैं कि वित्तीय विवरण किन आधारों पर तैयार किए गए हैं। बेसिस का मतलब है कि हमने पढ़ा था कि दो बेसिस के तौर पर हम अकाउंट तैयार कर सकते हैं, एक होता है कैश बेसिस और एक होता है अक्रूवल बेसिस। तो जो यूज़र होते हैं उनको हम स्पष्ट सूचना दे सकते हैं कि हमने कैश बेसिस पे तैयार किया है या अक्रूवल बेसिस पे। वैसे तो ज़्यादातर संस्थाएं जो होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, वो संस्थाएं अक्रूवल बेसिस पे अकाउंट तैयार करती हैं, और जो प्रोफेशनल जो होती हैं संस्थाएं कह लो या प्रोफेशनल जिनका बिजनेस है वो कैश बेसिस पे अपने अकाउंट तैयार करती हैं। इसके बाद है ये वो सीमा निर्धारित करती है जिसके अंतर्गत जो अकाउंटेंट है उनको कार्य करना होता है, उनके लिए एक टाइप से ये क्या बन गया, कानून ही बन गया, इसके अकॉर्डिंग ही ये तैयार करते हैं। इसके बाद आता है लेखांकन प्रमापों के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला है इस तरीके से वित्तीय विवरण अगर हम बनाएंगे तो एक रूपता आ जाएगी। दूसरा, जो उपयोग करते हैं डाटा को, वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को इनके निर्माण करने के लिए प्रयोग की गई नई नीतियों का पता चल जाएगा। यानी कि जो भी हमने नई पॉलिसी अपनाई है या नया कोई मेथड लिया है उनको पता चल जाएगा। यानी कि जब वो हमारे प्रेजेंटेशन देखेंगे, हमारे फाइनेंशियल अकाउंट देखेंगे तो उनको ज्ञान हो जाएगा।
भिन्न भिन्न लेखांकन नीतियों और व्यवहारों के प्रभाव दूर हो जाएंगे। अभी हमने पढ़ा ना कि अलग अलग जो नीतियाँ से या मेथड से हम अकाउंट तैयार करते हैं, तो एक तो उनमें तुलना नहीं कर सकते, समानता होती नहीं है, तो अब वो समस्या खत्म हो जाएगी। वित्तीय विवरणों को एक रूपता, पारदर्शिता और तुलनात्मकता प्रदान करना है। इसके द्वारा ये तीनों गुण आ जाते हैं अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम यूज़ करते हैं तो। वित्तीय विवरणों की इससे विश्वसनीयता भी बढ़ जाती है और प्रामाणिकता में भी सुधार आ जाता है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसके बाद आता है यूटिलिटी या एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसके दो तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसकी यूटिलिटी क्या है या इसके लाभ कह सकते हो आप। सबसे पहला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिटिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडर्ड, यानी कि विश्वास बढ़ जाता है और प्रामाणिकता में सुधार होता है, क्योंकि संस्था की जो लेखांकन सूचनाएं उनमें हित रखने वाले बहुत सारे पक्षकार होते हैं, जैसे विनियोक्ता, प्रबंधक, लेनदार, कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, अनुसंधानकर्ता। और ये वित्तीय जो विवरण होते हैं संस्था की वित्तीय स्थिति और उसके जो भी कार्यशील परिणाम होते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है से जो रिजल्ट निकलता है उनका ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन करते हैं। लेखांकन प्रमाप समान दिशा निर्देशों का एक सुनिश्चित ढांचा प्रदान कर लेखांकन सूचना प्रयोग करने वालों में इसके प्रति विश्वास जगा देते हैं, और विश्वास जगने के बाद प्रामाणिकता अपने आप ही बढ़ जाती है। सेकंड आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। इससे क्या होगा, अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो इनमें यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, एक रूपता आएगी। और जब सभी कंपनी जो है एक ही स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अकाउंट बनाएगी या उनको फॉलो करके बनाएगी, तो हम एक दूसरी कंपनी के साथ अपने फाइनेंशियल अकाउंट को कंपेयर कर सकते हैं। और दूसरा, अपने ही बिजनेस की विभिन्न अवधियों के वित्तीय विवरणों को भी तुलना कर सकते हैं। तो इससे एक रूपता और तुलना जो हमारा कंपेरेबिलिटी का जो गुण है वो आ जाता है। इसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प इन रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट अमंग वेरियस ग्रुप। कई बार क्या होते हैं, वित्तीय विवरणों में जो हित रखने वाले पार्टीज होती है उनके बीच में वित्तीय हितों को लेकर कुछ संघर्ष हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी संस्था की लाभप्रदता और शुद्ध मूल्य के निर्धारण में अंशधारियों और लेनदारों के हित आपस में विरोधी हो जाते हैं प्रॉफिट को लेकर। तो लेखांकन प्रमाप इस प्रकार के विरोध या संघर्ष को खत्म करते हैं। अब देखो ये संघर्ष का जो चक्कर है वो कहाँ पड़ता है। प्रॉफिट का जितना भी लाभ होता है, दो पार्टी होती है, एक तो होता है ओनर होता है बिजनेस में, ठीक है, या जिसको आप शेयर होल्डर कर सकते हैं हम, शेयर होल्डर, और एक होता है क्रेडिटर। तो अब जो प्रॉफिट हुआ है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ है हमारी फर्म में, तो अब जो शेयर होल्डर कहते हैं कि पर शेयर का मूल्य ये ज़्यादा के अकॉर्डिंग, यानी कि डिविडेंड बांटने के लिए पर शेयर पर ज़्यादा डिविडेंड बांटना चाहते हैं। अगर ज़्यादा डिविडेंड बांटेंगे तो क्या होगा, शेयर होल्डर के पास जाएगा ज़्यादा पैसा। और क्रेडिटर कहते हैं कि जो डिविडेंड है वो नेट वैल्यू है वो कम बांटी जाए, ताकि उन्होंने जो लोन दे रखा है या जो पैसा उसमें लगा रखा है बिजनेस में, तो उनका पैसा सेफ रहे। तो इस तरह से आपस में इनमें संघर्ष हो जाता है। इसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड। अगर हम लेखांकन प्रमापों के अकॉर्डिंग अगर अकाउंट को तैयार करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंट तैयार करेंगे, तो इससे एक तो हेरा फेरी होने की संभावना नहीं रहेगी और एक कपट की संभावना नहीं रहेगी, और दूसरा जो अनुपयुक्त लेखांकन की जो नीतियां हैं उनका प्रयोग भी नहीं करना पड़ेगा, उससे भी बचाव हो जाएगा।
फिफ्थ है हेल्पफुल टू ऑडिटर। देखो ऑडिटर के लिए तो होगा ही, क्योंकि ये सुनिश्चित करना ऑडिटर्स का काम होता है कि वित्तीय विवरणों के निर्माण में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज़ किया गया है नहीं किया गया, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पालन करके अकाउंट बनाए हैं या नहीं। इनसे विचलन की दशा में, विचलन मतलब अगर किसी कंपनी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन करके नहीं बनाया गया है, तो ऑडिटर का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी रिपोर्ट में इस बात को लिखे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो फॉलो नहीं किए गए और ये उसमें कुछ विचलन है। तो इस तरह से इस अकाउंटेंट के लिए ये एक प्रकार से लॉ बनने के कारण या कानून बनने के कारण तो वो इजीली जज कर पाता है कि फॉलो किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। कोई गड़बड़ी होती है तो उसको तुरंत पता चल जाता है। इसके बाद आता है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब देखो इसके एडवांटेज के साथ इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती है। सबसे पहला आता है रिस्ट्रिक्टिव इनिशिएटिव, क्योंकि लेखांकन प्रमापों का पालन करना जरूरी होता है और यह अधिक अच्छे ढंग से प्रस्तुतिकरण या प्रकटीकरण को बाधित करते हैं। यानी कि अगर हमने एएस फॉलो कर लिया तो हम अपनी तरीके से कोई भी पहल करके कोई भी नीति को अपना नहीं सकते। रिजिड इन नेचर, क्योंकि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं उनका कठोरता से पालन किया जाता है, तो इसमें लोचकता तो बिल्कुल नहीं होती। सेकंड आता है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। लेखांकन प्रमाप ऐतिहासिक लागत की अवधारणा पर आधारित है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर, यानी कि संपत्तियों को बैलेंस शीट में जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसी पर भी दिखाया जाता है और उसके बेस पे ही इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। इसी कारण से ही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रमाण यानी कि IFRS अपनाए गए हैं। यानी कि ये जो है हमारा एएस है ये तो एसेट्स जो खरीदी है हमने उस रेट पे या हिस्टोरिकल कॉस्ट को लेके चलता है, पर जो IFRS है वो क्या कहता है, वो करंट वैल्यू और जो फेयर वैल्यू होती है उसके बेस पे उसमें रिकॉर्डिंग होती है। तो ये इसको नहीं मानता, IFRS जो है ASY को नहीं मानता। इसके बाद है ऑब्स्ट्रैक्ट द जजमेंट ऑफ ऑडिटर। लेखांकन प्रमापों का पालन करना अनिवार्य होने के कारण ऑडिटर के डिसीजन को भी प्रभावित करती हैं। तो ये हमारा था आज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कुछ नीड्स, एडवांटेज और लिमिटेशन। स्टूडेंट अगर आपको ये समझ आ गया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और ये चैप्टर थोड़ा सा आपका +1 के हिसाब से थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लगेगा, पर इजी है, ध्यान से